क्या याद है? नहीं अब नहीं। आर्थिक सुधार एवं नई औद्योगिक नीति। देश के आर्थिक मॉडल को आ- आमूलचूल परिवर्तित करने के उद्देश्य से 23 जुलाई 1991 को आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिन्हें एलपीजी मॉडल के नाम से जानते हैं। इसी मॉडल पर आधारित औद्योगिक नीति 1991, जिसे आर्थिक नीति भी कहते हैं, लागू की गई। आर्थिक नीति 1991 में नंबर 1, पूंजी बाजार एसईबीआई, बैंकिंग क्षेत्र निजीकरण को प्रोत्साहन एवं राजकोषीय नीति में सुधारवादी मॉडल अपनाया गया। नंबर 2, कुछ उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। नंबर 3, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी की गई। नंबर 4, एमआरटीपी एक्ट को समाप्त किया गया। विदेशी निवेश व आयात निर्यात नियमों को उदार बनाया गया। आधारभूत संरचना एवं रूपेण औद्योगिक इकाइयों के उत्थान पर ध्यान दिया गया। FERA 1973 के स्थान पर FEMA 1999 लागू किया गया। 1991 नीति की सफलताएं व चुनौतियां। सफलताएं: नंबर 1, औद्योगिक वृद्धि दर में सततता। नंबर 1, चुनौतियां: आर्थिक असंतुलन में वृद्धि। सफलताएं: विदेशी निवेश में लगातार वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। चुनौतियां: आर्थिक क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप से आर्थिक संप्रभुता को चुनौती। सफलताएं: आधारभूत संरचना व विनिर्माण क्षेत्र में उन्नति। चुनौतियां: घोर पूंजीवादी प्रवृत्ति में वृद्धि, क्रोनी कैपिटलिज्म, सामाजिक न्याय प्रभावित। नंबर 4, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कुशलता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा। सफलताएं: नंबर 4, चुनौतियां, संसाधनों का अनुचित दोहन। नंबर 5, सफलताएं, रोजगार के अवसरों का निर्माण, प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार। चुनौतियां, तीव्र शहरीकरण और सफलता में समावेशी विकास और चुनौतियों में पर्यावरण प्रदूषण। औद्योगिक वित्तीय। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, संचालन, विस्तार एवं पुनर्निर्माण के लिए पूंजी की व्यवस्था को ही औद्योगिक वित्तीय कहते हैं। भारत में औद्योगिक वित्तीय के साधन। नंबर 1, विशिष्ट औद्योगिक संस्थान जैसे भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, राज्य वित्तीय निगम, बैंक एवं एनबीएफसी, आईडीबीआई, एनएसआईडीबीआई, आईडीबीआई 1948 और एसआईडीबीआई 1990, लखनऊ। नंबर 3, बॉन्ड बाजार, प्रपत्र जारी करके वित्त जुटाना। नंबर 4, पूंजी बाजार, आईपीओ। नंबर 5, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई। नंबर 6, बाह्य सफल सहायताएं। नंबर 7, विकास वित्तीय संस्थाएं। नंबर 8, सरकार द्वारा विशिष्ट नीतियां। औद्योगिक वित्तीय की चुनौतियां। ए, बैंकों में एनपीए की समस्या। नंबर 2, एनबीएफसी की चालू पूंजी में कमी। नंबर 3, अवसंरचना विकास कोष को प्राथमिक चरण में रहना। नंबर 4, विनिवेश कार्यक्रमों का असफल संचालन। नंबर 6, अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार। नंबर 7, सीमित निजी एवं विदेशी पूंजी। औद्योगिक वित्त हेतु हाल ही के प्रयास। एनबीएफआईडी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय पोषण एवं विकास केंद्र संसद द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नंबर 1, यह एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसकी अधिकृत पूंजी 1 लाख करोड़ होगी। केंद्र सरकार, बीमा कंपनियां, वित्तीय संसाधन, पेंशन निधि आदि द्वारा। नंबर 2, यह बैंक अवसंरचना विकास कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराएगा। इस बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को आरबीआई के परामर्श पर नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार इस बैंक को वर्ष के अंत तक 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। विकास वित्तीय संस्थाएं, डीएफआई, ये बैंक या कंपनी होते हैं जो उद्योग, कृषि एवं अवसंरचना विकास के लिए दीर्घ अवधि को ऋण प्रदान करते हैं। इनकी अंशधारिता में पीपी मॉडल का चलन रहता है। डीएफआई की आवश्यकताएं: दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराते हैं, पूंजी बाजार में सुधार के लिए आवश्यक जोखिम कम करने में सहायता, ऋण अंतराल को भरने में सहायक, तकनीकी सहायता और विशेषताएं। विशेषज्ञता:
DFI की चुनौतियाँ। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य असंतुलन, ऋण संबंधी निर्णय में विलंब, अत्यधिक लागत, संसाधनों का लाभ के अनुसार आवंटन नहीं होता, गैर लाभकारी प्रतिस्पर्धा। आधारभूत अवसंरचनाएं। अर्थव्यवस्था के विकास में आधारभूत संरचना का विशेष महत्व होता है। इसी संदर्भ में ऐसे उत्पाद जो किसी भी अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए आवश्यक होते हैं आधारभूत संरचना के उत्पाद कहलाते हैं, जैसे विद्युत आवास, परिवहन, ऊर्जा, संचार। आधारभूत संरचना का महत्व। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि एवं उसकी आधारभूत संरचना में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। संतुलित आर्थिक विकास की प्राप्ति में सहायता, नवीन तकनीकों के आवागमन से तकनीकी कुशलता में। नंबर 3, अत्यधिक निवेश के कारण रोजगार साधनों का निर्माण, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सहायता। आधारभूत संरचना क्षेत्र की चुनौतियाँ। परियोजना निष्पादन में विलंब, अनियमित विदेशी व निजी पूंजी की प्राप्ति, भूमि का अपर्याप्त होना, वित्तीय साधनों का अभाव, बैंकों में मधुर संबंधों का अभाव। आर्थिक चक्र। सरकारी प्रयास। भारतमाला परियोजना स्टार्ट 2015-16 में। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करते हुए माल वहन क्षमता को प्रभावी बनाना, तटवर्ती सड़कें, आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर इत्यादि के निर्माण को बढ़ावा। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉजिस्टिक कुशलता वृद्धि हेतु भी सह प्रयास शुरू किए गए हैं, ताकि आपूर्ति, परिवहन व स्थानांतरण सुविधा को सुचारू बनाया जा सके। इस योजना के प्रथम चरण तक लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन भारत में अवसंरचना क्षेत्र के क्रमागत विकास हेतु वर्ष 2019-20 से 24-25 तक 102 लाख करोड़ के बजट से NIP प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत आवास, पेयजल, स्वच्छ व किफ़ायती ऊर्जा एवं आधुनिक रेलवे स्टेशन जैसी उप परियोजनाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके क्रियान्वयन में सार्वजनिक निजी सहभागिता PP पर आधारित वित्तीय पोषण किया जाएगा। केंद्र 39 अनुपात राज्य का 39, निजी क्षेत्रों का 22%। NIP के महत्व। राष्ट्र में विश्व स्तरीय अवसंरचना ढांचे का विकास, निवेश कार्यक्रम में सार्वजनिक निजी सहभागिता बढ़ाना, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना, रोजगार समृद्धि को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को गति, बुनियादी ढांचे में वित्तीय पोषण को बढ़ाते हुए निवेश की गतिविधियों को बढ़ावा देना, अवसंरचना क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए कुशलता एवं तकनीकी संरचना का निर्माण करना। उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना PLI योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार द्वारा PLI योजना में 10 महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों को शामिल करते हुए उत्पादकों को विक्रय पर आधारित छूट प्रदान कर उत्पादन को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में सरकार ने इस क्षेत्र में 3 नए क्षेत्रों को भी शामिल करने का मसौदा तैयार किया। PLI के लाभ। ये परिणाम आधारित योजना है, अर्थात उत्पादन होने के साथ के बाद प्रोत्साहन वितरण होना होगा, अतः उत्पादन वृद्धि में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उच्च वैश्विक एवं घरेलू मांग का सदुपयोग करने की क्षमता में वृद्धि करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करते हुए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, बड़े उद्योगों की सोच को हतोत्साहित से प्रोत्साहन की दिशा में बदलना, बेरोजगारी दर को कम करना और नवाचार युक्त उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों का विकास। PLI योजना के क्षेत्र। एडवांस केमिकल, सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक व टेक्नोलॉजी उत्पाद, फार्मा क्षेत्र, दवा व रसायन, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो पार्ट्स, खाद्य पदार्थ, सोलर मॉड्यूल, टेलीकॉम एवं नेटवर्किंग उत्पाद, वाइट गुड्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, स्टील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। भारत में अर्धचालकों का विनिर्माण। कोविड महामारी के प्रकोप के बाद इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश में अर्धचालक चिप विनिर्माण करने वाली कंपनी को लगभग $1 बिलियन
यूएस डॉलर बजट प्रदान करने की योजना प्रस्तावित की। भारत चीन के पश्चात विश्व में स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता है एवं भारत चिप इन उपकरणों का प्रमुख घटक है। वर्तमान में भारत चिप मांग पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। अतः सरकार ने अर्धचालकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा, जो रोजगार सृजन कर आयात निर्भरता भी कम करेगा। UDAY योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने तथा विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, ताकि 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के तहत 4 पहलुओं पर ध्यान दिया गया: ऊर्जा लागत को कम करना, परिचालन क्षमता को बढ़ाना, ब्याज लागत में कमी करना, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 सभी के लिए ब्रॉडबैंड, भारत की जीडीपी में डिजिटल क्षेत्र के योगदान को 6% से बढ़ाकर 8% करना, डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना एवं डिजिटल संचार के क्षेत्र में 40 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से इस योजना के शुरू किया गया। इसके मुख्य प्रावधान अग्रलिखित हैं। प्रत्येक नागरिक को 50 Mbps की गति से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए 100 बिलियन का निवेश, कौशल निर्माण के लिए 10 लाख मानव शक्ति का प्रशिक्षण, डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाएं को सुरक्षित रखना। मुद्रास्फीति, जब किसी निश्चित समयावधि में किसी देश की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित परिस्थितियां एक साथ उपलब्ध हों तो इन परिस्थितियों का परिणाम ही मुद्रास्फीति है: वस्तु व सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में मासिक औसत स्तर पर सतत वृद्धि, मुद्रा की क्रय शक्ति में सतत गिरावट। किन्स के अनुसार, जब अर्थव्यवस्था के उत्पादन के समस्त क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो, फिर भी समग्र मांग को संतुष्ट न किया जा सके, तो ऐसी दशा में मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि मुद्रास्फीति की दर ऐच्छिक स्तर तक रहे तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। भारत में मुद्रास्फीति का ऐच्छिक स्तर 4% से 2% है। वस्तुओं व सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन रहने पर D बराबर S जो कीमत होती है उसे ही सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार: मांग जनित मुद्रास्फीति, जब किसी निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादों की समग्र मांग में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार उत्पन्न मुद्रास्फीति मांग जनित मुद्रास्फीति है। समग्र मांग का निर्धारण करने का सूत्र C+I+G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M। मांग में वृद्धि के कारण: नंबर 1, उपभोग में वृद्धि, वेतनमान में वृद्धि। नंबर 2, बैंक द्वारा दिए गए ऋण का सस्ता होना। नंबर 3, सरकारी व्यय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर की दर में कमी, मजदूरी अथवा श्रम सुधार। लागत आधारित मुद्रास्फीति, जब किसी निश्चित समयावधि में उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो उत्पादक विक्रेता बढ़ी हुई लागतों को वसूल करने के लिए कीमत वृद्धि कर देते हैं। ऐसी मुद्रास्फीति को लागत आधारित मुद्रास्फीति कहते हैं। कारण: कच्चे माल की लागत में वृद्धि, श्रमिकों की श्रमदार में वृद्धि, अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि। मुद्रास्फीति आपूर्ति आधारित, जब किसी निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादों की आपूर्ति स्तर में कमी आती है तो सामान्य कीमत में वृद्धि होने लगती है, जिसे आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति कहते हैं। कारण: प्राकृतिक आपदा एवं महामारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोष, उत्पादन में गिरावट। मुद्रास्फीति की दर के आधार पर प्रकार: आपूर्ति बढ़ेगी तो कीमत गिरेगी, आपूर्ति कम होगी तो कीमत बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेंगी और मांग कम होगी तो कीमत भी कम होगी। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 0-3% तक धीरे धीरे बढ़े। अधिकांशतः विकसित राष्ट्रों में चलती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 3% से अधिक व 7% से तक हो तो
एग्जाम्पल भारत। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 7% से अधिक व 20% तक हो तो अधिकांशतः अल्प विकसित देशों में। कूदती हुई सरपट दौड़ती हुई, जब मुद्रास्फीति की दर में गुणक के दर में वृद्धि हो 10% से 20% और 20 से 40% तथा दर 100 से अधिक हो जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुला। भारत में मुद्रास्फीति के कारण जनसंख्या वृद्धि, हाल ही में प्रत्यक्ष करों में किए गए सुधार, वेतनमान में वृद्धि, बढ़ता हुआ निजीकरण, रोकड़ आधारित अर्थव्यवस्था, हाल ही में कठोर आर्थिक सुधार, कृषि का पिछड़ापन व असंतुलित औद्योगिक विकास, बढ़ती हुई सरकार सब्सिडी। मांग का नियम एवं इसके अपवाद। मांग से तात्पर्य उत्पादों की मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। मांग का नियम यह अर्थव्यवस्था का एक प्रचलित नियम है। इसके अनुसार उपभोक्ता कम कीमत पर वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं एवं अधिक कीमत पर कम मांग करते हैं। हालांकि यह नियम कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होता, जिसे मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। मांग का नियम के अपवाद। अत्यावश्यक वस्तुएं, नमक, पानी, दवाई। गिफिन वस्तुएं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन के अनुसार अत्यावश्यक के साथ घटिया उत्पादों पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। वेवलन प्रभाव। प्रोफेसर वेवलन के अनुसार कुछ उपभोक्ता कीमत को गुणवत्ता से जोड़ लेते हैं, इसी कारण अधिक कीमत की वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं। दुर्बल वस्तुएं। वे वस्तुएं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती दुर्बल वस्तुएं कहलाती हैं, जो अधिक महंगी होने पर भी बिकती हैं। पेंशन वस्तुएं। उपभोक्ता नकल प्रभाव, प्राकृतिक आपदा एवं महामारी। भारत में मुद्रास्फीति के विशेष प्रकार। कोरे इन्फ्लेशन। इसका मापन अर्थव्यवस्था में विद्यमान स्थायी और अस्थायी कारणों से कीमत वृद्धि की गणना हेतु किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण, असंतुलित मानसून, प्राकृतिक आपदा, महामारी। हेडलाइन इन्फ्लेशन। देश की अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति की दर को ही हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में इसे मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। सू लेदर कोस्ट। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में मुद्रा की कीमत में कमी आती है, जिससे लोग स्वयं के पास मुद्रा रखने की बजाय रकम को बैंकों में जमा कराने लगते हैं। इस प्रकार बार बार बैंकों में आने जाने से जो अतिरिक्त खर्च आता है उसे सू लेदर कोस्ट कहा जाता है। फिलिप्स वक्र। न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिलिप के अनुसार मुद्रास्फीति का मुख्य कारण मांग में वृद्धि होता है। मांग में वृद्धि से उत्पादन बढ़ता है एवं रोजगार के साधनों का निर्माण होता है, फलत बेरोजगारी में कमी आती है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध बताने वाला वक्र ही फिलिप वक्र कहलाता है। निष्पंदन स्फीति। वह संयुक्त परिस्थितियां जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होने लगे निष्पन्द स्फीति कहलाती है, क्योंकि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से उत्पादन लागत भी बढ़ने लगती है, जिससे उत्पादकों के लाभ में कमी आती है एवं रोजगार में संलग्न अतिरिक्त व्यक्तियों को हटाने जिसमें बेरोजगारी बढ़ती है। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति के प्रभाव। उपभोक्ता वर्ग को हानि, उत्पादक वर्ग को लाभ, किसान वर्ग को लाभ, आयात में वृद्धि, निर्यातों में गिरावट, नए निवेशकों को हानि, पुराने निवेशक फायदे में, निश्चित आय वर्ग को हानि, सरकारी कर राजस्व में वृद्धि, ऋण प्रदाता को हानि, ऋण लेने वाले को लाभ, मौद्रिक आय में वृद्धि, वास्तविक आय में वृद्धि। मुद्रा अपस्फीति। यदि किसी निश्चित समावधि में उत्पादों के सामान्य कीमत स्तर में सतत कमी आए तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो तो परिस्थितियों का परिणाम ही मुद्रास्फीति है, अपस्फीति है। मुद्रा अपस्फीति के प्रभाव। मुद्रा अपस्फीति को उल्टा, मुद्रास्फीति घर में घुसे चोर के समान है, जबकि अपस्फीति घर में लगी आग के समान है, अर्थात मुद्रा अपस्फीति अधिक बुरी है। यदि अपस्फीति की स्थिति लगातार विद्यमान रहे तो निम्नलिखित प्रभाव देख सकते हैं। आर्थिक सुस्ती। वह स्थिति जब वास्तविक आर्थिक समृद्धि लक्ष्य से कम हो, जैसे माना कि आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 8% है और वास्तविक आर्थिक समृद्धि 7.6% है। आर्थिक ठहराव। यह स्थिति जब वास्तविक आर्थिक समृद्धि निर्धारित लक्ष्यों की 1/3 से कम रहे, जैसे आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 8%, वास्तविक आर्थिक समृद्धि 5.6%।
आर्थिक अविस्तार। जब किसी अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक आर्थिक समृद्धि की दर 0% या नकारात्मक हो जाए तो इसे आर्थिक अविस्तार कहते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की दर बढ़ने लगती है। तकनीकी मंदी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक संकुचन की स्थिति देखने को मिलती है तो इसे तकनीकी मंदी कहते हैं। जैसे कोविड महामारी के दौरान अप्रैल 2022 से जून 2020 तक 23.6 तथा जुलाई 2020 से सितंबर 2020 तक 8.6% है। आर्थिक मंदी। जब किसी अर्थव्यवस्था में सरकार एवं केंद्रीय बैंक की नीतियां पूर्णतः असफल हो, कर्मचारियों या श्रमिकों की बलात् छंटनी। एग्जाम्पल तीसा की मंदी 1930 और यूएसए सब प्राइम संकट 2007। महत्वपूर्ण टिप्पणी। समस्फीति। अर्थव्यवस्था में मंदी के प्रभाव को हटाने के लिए जो जानबूझकर मांग बढ़ाने में कार्य करते हुए तेजी लाई जाए तो इसे समस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति परिस्थितियों को स्वतः परिणाम होती है, जबकि मुद्रास्फीति समस्फीति लाई जाती है। मांग को बढ़ाने के उपाय। लोक कल्याणकारी योजनाओं में सरकारी व्यय में वृद्धि, मुद्रा प्रसार, नए नोटों का निर्गमन, प्रशासनिक व्यय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर में कमी, सस्ते ऋण उपलब्ध कराना। मुद्रा अपस्फीति। जब अर्थव्यवस्था उच्च कीमतों पर प्रभावित रहती है तो जानबूझकर कीमतों को कम करने के प्रयास किए जाते हैं, जिसे अपस्फीति कहते हैं। इसके निम्न उपाय प्रचलित हैं। लोक कल्याणकारी खर्च पर नियंत्रण, मुद्रा संकुचन, प्रत्यक्ष कर बढ़ाना, ऋण पर ब्याज की दरों में वृद्धि, सरकारी अनुदान पर नियंत्रण, प्रशासनिक व्ययों पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति जनित मंदी। वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति एवं कुछ क्षेत्रों में मंदी की स्थिति विद्यमान रहे या मुद्रास्फीति इतनी अधिक हो जाए कि मांग में कमी आने लगे तो ऐसी परिस्थिति में स्टेजफ्लेशन कहलाती है। नोट। हाल ही के वर्षों में भारत में ऐसी स्थिति देखने को मिली है। इसके निम्न कारण माने गए हैं। नोटबंदी, जीएसटी के शुरुआती चरण की विफलता, असंतुलित मानसून स्थिति, बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की पुनः वापसी में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तिरछी मुद्रास्फीति वह परिस्थिति जब किसी विशेष समूह के उत्पादों की कीमतें बढ़ने लगें, जैसे प्रोटीन युक्त खाद्यान्नों की अधिक मांग से प्रोटीन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति की मापन। लेस्पियर सूत्र, फिशर सूत्र, पाश्चे सूत्र। मुद्रास्फीति का मापन गणितीय सूचकांक, कीमत परिवर्तन, उत्पादों की टोकरी, आधार वर्ष की कीमत, चालू वर्ष की कीमत, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मापन उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के सांख्यिकी एवं योजना प्रवर्तन मंत्रालय MOSPI द्वारा। अवधि मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मासिक CPI के 3 प्रकार हैं और थोक मूल्य सूचकांक के प्रकार 4 हैं। थोक मूल्य सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं को WPI 117 वस्तु, खाद्य व तंबाकू, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI ग्रामीण, CPI शहरी, मुख्य CPI, और थोक मूल्य सूचकांक में ईंधन, ऊर्जा, विनिर्मित उत्पाद, मुख्य WPI, प्राथमिक वस्तुओं का WPI 117 वस्तु। उत्पादों की टोकरी WPI में केवल वस्तुएं शामिल हैं और उपभोक्ता में वस्तु व सेवाएं दोनों शामिल हैं। WPI संपूर्ण भारत के लिए है। उपभोक्ता ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक CPI तथा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पृथक है। आधार वर्ष 2011-12 और उपभोक्ता का CPI का शहरी का औद्योगिकरण PIIW 2017-18, CPI ग्रामीण व CPI रूरल लेबर CPI AL 1986-87, मुख्य CPI 2012। वर्ष 2014 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति WPI के स्थान पर CPI के आधार पर बनाई जाने लगी है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक भारत में खाद्य पदार्थों में व्याप्त मुद्रास्फीति की पृथक गणना हेतु
MOSPI के द्वारा वर्ष 2015-16 से इस सूचकांक की शुरुआत की गई, जिसमें खाद्य पदार्थों की टोकरी में निम्नलिखित को शामिल किया गया। नंबर 1, अनाज, दुग्ध उत्पाद, सब्जियां, वसायुक्त उत्पाद, खाद्य तेल, अंडा, मांस, मछली, दाल, चीनी, फल। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इस सूचकांक का मासिक मापन किया जाता है, जिसकी गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें भारत के 8 कोर उद्योग शामिल हैं: सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात, कच्चा तेल, रिफाइनरी, ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल। थैलीनोमिक्स। खाद्य आधारित मुद्रास्फीति के लिए भारत में भोजन की एक थाली का अर्थव्यवस्था थैलीनोमिक्स कहलाता है, जिसे 2019-20 के सर्वेक्षण में शामिल किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि एक आम व्यक्ति पूरे भारत में थाली भोजन के लिए क्या भुगतान करता है। यह आंकलन 2006 से 2019 की अवधि के लिए किया गया है। इसके अनुसार शाकाहारी थाली की क्रय शक्ति में 29% एवं मांसाहारी थाली की क्रय शक्ति में 18% की वृद्धि दिखाई गई है। बेस इफेक्ट आधार प्रभाव। मुद्रास्फीति के आंकड़े पिछले वर्ष की कीमतों से प्रभावी होते हैं। यदि गत वर्ष की कीमतों में कमी आती है तो अगले वर्ष मुद्रास्फीति की दर अधिक रहती है एवं वॉइस वर्षा इसे ही आधार प्रभाव कहते हैं। जैसे 2020-21 में नकारात्मक वृद्धि रही तो 2021-22 में सकारात्मक वृद्धि अपेक्षित है। राजकोषीय नीति व बजट।